Hello everyone, I Neha welcome you all once again on my YouTube channel Aim High Tutorials English. First of all friends, I am very sorry for not uploading my videos time to time because of some health issue, and we will start today's discussion from the last class where we left. In the last classes we started clause, and in those videos we discussed coordinate clause, subordinate clause, and we are now discussing about the kinds of subordinate clause. In that we discussed adjective clause, and today we will start the discussion over noun clause. So let's start it. Noun clause. As we have been taught what a noun is since our childhood, in the same way we are here to identify noun clause. सेंटेंस में नाउन क्लॉज को भी हम इसी तरह से कुछ आइडेंटिफाई करेंगे जिस तरह से कि हमने नाउन के बारे में हमेशा से पढ़ा है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल द डिफिनीशन ऑफ नाउन क्लॉज इज इट इज़ अ डिपेंडेंट क्लॉज. इट इज़ अ dependent clause that can be used in the same way as a noun or pronoun. सबसे पहले इसका डिफिनीशन हमसे ये कहता है कि ये डिपेंडेंट क्लॉज है. ये तो हमें पता ही है क्योंकि डिपेंडेंट क्लॉज के ही काइंड्स में हमने देखा सबऑर्डिनेट क्लॉज को, और उसी का फिर ये एक सब कैटेगरी हो गई. ठीक है, तो डिपेंडेंट क्लॉज है ये. इसके बाद हम इसका यूज़ नाउन या प्रोनाउन के रूप में करते हैं. तो नाउन या प्रोनाउन के रूप में कैसे करते हैं, जब वो एग्जांपल्स लेंगे तो हम लोगों को समझ में आ जाएगा. इसके साथ एक और सेंटेंस मैं यहाँ जोड़ना चाहती हूँ. इट कैन बी a subject, direct object, or indirect object. ठीक है, हम लोग इस सेकेंड वाले पार्ट को थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे. व्हाट इट मीन्स, व्हाट इट वांट्स टू से. इट कैन बी अ सब्जेक्ट. ये सब्जेक्ट हो सकता है, सब्जेक्ट हो सकता है. देखो, हम जब कोई भी सेंटेंस बनाते हैं तो सेंटेंस में हमारा जो सब्जेक्ट होता है, इधर इट इज़ अ नाउन और अ प्रोनाउन. ओके, many times we make sentences with the keeping the subjects of words like adjective या फिर verb भी, लेकिन जब हम उसे यूज़ करते हैं वहाँ पे तो हम उसे नाउन के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं. ठीक है. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सेंटेंस में हमारा जो भी ऑब्जेक्ट होता है तो वो ऑब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है या तो प्रोनाउन हो सकता है या फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है. अब थोड़ी सी यहाँ पे एक कन्फ्यूज़न जो है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच में आ जाती है. तो पहले उसे हम लोग समझ लेते हैं कि ये क्या है. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. आई bought a dress for my sister. ये सेंटेंस यहाँ कंप्लीट हो गया. आई बॉट अ ड्रेस फॉर माई सिस्टर. मैंने अपनी बहन के लिए एक ड्रेस खरीदी. अच्छा, अगर हम इस सेंटेंस को सेपरेट कर देते हैं, ठीक है, सेपरेट करके देखते हैं इस सेंटेंस को कि इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है. अब आई बॉट अ ड्रेस, अगर यहाँ हमने एक फुल स्टॉप दिया और इस सेंटेंस को इस वाले सेंटेंस से अलग कर दिया, दोनों को हमने सेपरेट कर दिया, तो फर्स्ट जो पार्ट है आई बॉट अ ड्रेस, मैंने एक ड्रेस खरीदी. आई इज द सब्जेक्ट, बॉट इज अ मेन वर्ब, ए इज आर्टिकल एंड ड्रेस इज द ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस, और ड्रेस एक नाउन वर्ड भी हो गया. अब सेकंड देखते हैं, फॉर माई सिस्टर, मेरी बहन के लिए. तो मैंने पिछले भी वीडियो में ये बात बताई थी, अगर आपको ऐसा कोई कंजंक्शन लिंकिंग वर्ड मिल जाता है जिसके साथ एक सेंटेंस जुड़ा हो, ठीक है, तो उसका हम मीनिंग कैसे क्लियर कर पाएंगे.
उसका तो मीनिंग ही क्लियर नहीं हो सकता है। फॉर माई सिस्टर, मेरी बहन के लिए, तो मेरी बहन के लिए क्या, मेरी बहन के लिए मैंने एरोप्लेन खरीद दिया, मेरी बहन के लिए मैंने स्कूल बैग खरीद दिया, क्या कर दिया, या फिर मैंने मेरी बहन के लिए खाना बना दिया, ऐसा कुछ भी नहीं पता चलेगा अगर इस सेकेंड पार्ट को केवल देखेंगे। लेकिन सेकेंड पार्ट को जैसे फर्स्ट पार्ट से जोड़ेंगे, सेंटेंस क्लियर है। अच्छा, अब हम लोग एक काम करते हैं, हम ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि ये जो वर्ड है अ ड्रेस, ये इस सेंटेंस में है ही नहीं, ठीक है। अब आई बॉट फॉर माई सिस्टर, मैंने अपनी बहन के लिए खरीदा। अब अ ड्रेस जो वर्ड है, मैंने पहले ही कहा, अज्यूम कीजिए कि ये वर्ड है ही नहीं हमारे सेंटेंस में, और फिर हम इस सेंटेंस को पढ़ते हैं, आई बॉट फॉर माई सिस्टर, मैंने अपनी बहन के लिए खरीदा। क्या खरीदा ये तो नहीं पता चल रहा है। खरीदा होगा तो कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट का मतलब सामान, यहाँ जो ऑब्जेक्ट मैं बोली उसका मतलब सामान है, लेकिन ग्रामर में ऑब्जेक्ट का मतलब सामान नहीं होता है, वहाँ पे पर्सन भी हो सकता है, मतलब ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वहाँ पे कुछ भी हो सकता है, नाउन वर्ड हो सकता है, प्रोनाउन वर्ड हो सकता है, नाउन में आप थिंग्स का नेम भी लिख सकते हैं, पर्सन्स के भी नेम लिख सकते हैं। तो इस सेंटेंस से तो इसका कोई मतलब क्लियर नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे ही हमने मान लिया कि चलो ये वर्ड्स हैं यहाँ पे, एड्रेस है यहाँ पे, आई बॉट अ ड्रेस, तो पता चल गया ना क्या खरीदा, अपनी बहन के लिए ड्रेस खरीदा है। अब देखो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसलिए है क्योंकि ये खरीदने का जो काम हो रहा है, बॉट बाई यहाँ पे मेन वर्ब है, आपके वर्ब का, आपके एक्शन का इम्पैक्ट कहाँ पे आ रहा है, इस ड्रेस के ऊपर। आपका ये एक्शन है, बॉट बाई किया है आपने, ये इम्पैक्ट दे रहा है किसके ऊपर, ड्रेस के ऊपर। खरीदोगे तो ड्रेस ही लेके आओगे, ठीक है, बहन को थोड़ी ही खरीद के लाया जा रहा है। और यहाँ पे फॉर माई सिस्टर मतलब बता दिया गया कि एक्स्ट्रा सॉरी एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी गई कि भाई ड्रेस खरीदा गया तो किस लिए खरीदा गया, ठीक है। अगर इस सेंटेंस में से हम इस पार्ट को हटा भी देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी सेंटेंस का मतलब क्लियर है। हाँ, ये नहीं पता है कि ड्रेस जो खरीदी गई है वो किसके लिए है, लेकिन सेंटेंस तो क्लियर है ना, हमें उससे क्या मतलब है किसके लिए खरीदी गई है। लेकिन अगर हम इस पार्ट को इस सेंटेंस से हटा देंगे और फिर इसके साथ कनेक्ट कर देंगे तो ये यहाँ पे क्लियर मीनिंग नहीं देगा। तो ये हमारा जो है एड्रेस, ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और जो दूसरा वाला वर्ड है फॉर माई सिस्टर, ये हो गया आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ अगर इसके बारे में हम नहीं भी बताएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे सेंटेंस के ऊपर, ठीक है। लेकिन इसे अगर बताते हैं और इस वाले को छोड़ देते हैं तो हमारे सेंटेंस के ऊपर इसका असर पड़ेगा, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेते हैं नाउन क्लॉज का। Here I am writing a sentence. We know, example, we know that Narendra Modi is the PM. हमें ये पता है कि नरेंद्र मोदी जो है वो पीएम है। देखिए यहाँ पे मैंने ये ब्लैंक स्पेस इसलिए छोड़ दिया है क्योंकि मुझे ये जो पार्ट है सेंटेंस का वो यहाँ कम्प्लीटली मैं नहीं लिख सकती थी, इसके लिए मैंने वहाँ पे छोड़ दिया है। आप चाहें तो यहीं से स्टार्ट कर सकते हैं अगर आप इसे नोट कर रहे हैं तो, ठीक है। ये जो पूरा पार्ट है, ये पूरा पार्ट हमारा हो गया नाउन क्लॉज, और ये जो पार्ट है ये आपको पता है ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। वी नो, हमें पता है क्या, कि नरेंद्र मोदी पीएम है, ठीक है। अच्छा, जैसे हम लोग पहले हम लोगों ने पिछले एग्जाम्पल्स में जैसे सेपरेट करके देखा था, अभी इसमें भी देख लेते हैं। वी नो, हमें पता है, ठीक है। अब ये सेंटेंस तो कंप्लीट, ठीक है। अगर दैट को हटा देंगे इस सेंटेंस से और तब बोलेंगे नरेंद्र मोदी इज द पीएम, नरेंद्र मोदी पीएम है, सेंटेंस का मतलब क्लियर है, आपको पता है कि नरेंद्र मोदी नाम के एक पर्सन है जो कि हमारे देश के पीएम है। अब लेकिन अगर इस दैट के साथ इसका मीनिंग लेंगे कि दैट नरेंद्र मोदी इज द पीएम, कि नरेंद्र मोदी पीएम है, तो इसके पहले कुछ होना चाहिए था ना, क्योंकि ये जो दैट है ये क्या मीनिंग देता है, हिंदी में इसका मीनिंग होगा कि, ठीक है। तो ये लिंक कर रहा है, तो अगर हमें लिंक करना है तो इसके पहले कुछ तो हमें देना ही होगा। अब आप सोचेंगे कि हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव जो प्रोनाउन होता है उसमें दिस दैट दीज दोज, बहुत सारे लोगों को ऐसा कंफ्यूजन हो सकता है कि दैट भी तो बोल सकते हैं ना, जैसे दैट इज अ चेयर, दैट इज अ लीडर, ही दिस इज अ
बॉय, ठीक है, तो वैसे कर सकते हैं। अच्छा लेकिन देखो, क्या हम किसी भी पर्सन का प्रॉपर नाउन का हम ऐसे बोल सकते हैं दैट राम? दैट राम थोड़ी बोल सकते भाई, कितने राम है जिसके बारे में हम कह रहे हैं कि दैट राम? प्रॉपर नेम है, ठीक है, प्रॉपर नेम्स भी बहुत सारे लोगों के एक ही नेम हो सकते हैं, वो कॉमनली यूज हो जाते हैं, लेकिन हम ऐसे संबोधित तो नहीं करते हैं। जब हम एड्रेस करते हैं तो क्या कहते हैं, वह राम है, ठीक है, ही इज राम, ठीक है, हिज नेम इज राम, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन ये नहीं बोल सकते हैं दैट राम इज अ बॉय, नहीं बोलते हैं, राम इज अ बॉय बोलते हैं। दैट इज राम बोल सकते हैं कि वह राम है, लेकिन दैट राम इज अ बॉय या दैट राम इज अ स्टूडेंट ऐसा नहीं बोलते हैं, राम इज अ स्टूडेंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्लियर मीनिंग नहीं देता है। और साथ ही साथ दैट जो है एक कंजंक्शन वर्ड है, इसलिए ये दैट के बाद वाला जो पार्ट है हमारा, ये नाउन क्लॉज है और ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इसी तरह से हम लोग एक और एग्जाम्पल लेते हैं और फिर उस सेंटेंस को भी देखते हैं। I hoped that this news was true. मुझे आशा थी कि यह जो न्यूज़ है, यह जो समाचार है, ये सच है। आई होप्ड, मुझे उम्मीद थी, और ये जो पूरा पार्ट है आपका, ये पूरा पार्ट जो है वो क्या है, क्लॉज है। कौन सा? नाउन क्लॉज। देखो यहाँ पे जो न्यूज़ वर्ड आया है, ये क्या है, न्यूज़ वर्ड जो आया है वो क्या है, नाउन वर्ड है। अच्छा देखिए, ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपको हर बार यहाँ पे नाउन वर्ड देखने को ही मिलेगा, ठीक है। कई बार ऐसा होगा कि जब आप कोई क्वेश्चनिंग वर्ड, जैसे हम लोग अगर मान लो कि कहें व्हेन डिड ही प्ले, ठीक है, हाउ डिड ही टॉक्ड प्रॉपरली, ही टॉक्ड पोलाइटली, ठीक है। तो पोलाइटली जो वर्ड है ये क्या है, ये एक एडवर्ब ऑफ मैनर है। अब हाउ डिड ही टॉक, इसी क्वेश्चन के आंसर में हमें मिला है वर्ड पोलाइटली, ठीक है, मैनर को बताया गया है। तो यहाँ पे नाउन वर्ड का आना ही ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे नाउन की जगह कोई और भी वर्ड आ सकता है, ठीक है, जिसे कि हम कह सकते हैं कि वो नाउन क्लॉज है, क्योंकि वो अगर हम उसके बदले में उस आंसर वर्ड के बदले में किसी क्वेश्चन को अराइज करते हैं तो आंसर के रूप में हमें एक नाउन वर्ड मिल जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल, नो वन नोज which dress she wants। ये किसी को नहीं पता है कि उसे कौन सी ड्रेस चाहिए, वो कौन सी ड्रेस पाना चाहती है, ठीक है। तो ये फिर यहाँ पे नाउन क्लॉज, और इधर वाला जो पार्ट है ये आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इसे मैं लिख नहीं रही हूँ। अच्छा ठीक है, मैं एक यहाँ लिख देती हूँ, इंडिपेंडेंट क्लॉज। देखो जब आप, मैं इसलिए मैंने पिछले एग्जाम्पल्स में इस चीज़ को नहीं लिखा, मेंशन नहीं किया लिख करके, क्योंकि जब हमने नाउन क्लॉज एडजेक्टिव क्लॉज को ढूंढ लिया है, इसका मतलब है कि हमने डिपेंडेंट क्लॉज को ही ढूंढा है, क्योंकि नाउन या एडजेक्टिव क्लॉज भी तो डिपेंडेंट क्लॉज का ही काइंड है। तो अगर हमने उसे ढूंढ लिया तो जो बाकी का बचा हुआ हिस्सा है वो क्या है, वो तो हमारे लिए इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। ओके, तो आई होप ये समझ में आया होगा आपको। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अभी एक एग्जाम्पल हम ऐसा लेंगे जिसमें कि बिना नाउन वर्ड आए हम पहचानेंगे कि वो नाउन क्लॉज है। सो द एग्जाम्पल इज, एन एक्टर कैन बिकम whomever sorry an actor can become anyone whomever he wants to be on the stage। एक एक्टर जो है वो स्टेज पे कुछ भी बन सकता है, वो जो कोई भी चाहे,
जो कोई भी चाहे, मतलब हम जो मूवीज़ देखते हैं तो उसमें क्या होता है, हर एक एक्टर अलग अलग रोल को प्ले करता है, लेकिन एक्टर वो एक्चुअल उसकी लाइफ थोड़ी है, वो तो उसकी अलग लाइफ है। तो ये सेंटेंस भी यही कह रहा है कि एक एक्टर जब स्टेज पे चला जाता है तो स्टेज पे जाने के बाद वो कुछ भी बन सकता है, कोई भी रोल प्ले करके उस लाइफ को वो जी सकता है उतने समय के लिए, जब तक कि वो स्टेज के ऊपर है। देखो, एन एक्टर कैन बिकम एनीवन। एक एक्टर कुछ भी बन सकता है, सॉरी कोई भी बन सकता है, किसी के भी रूप में बन सकता है। whomever he wants to be on the stage, जो कुछ भी वो, जो कोई भी वो चाहे वो स्टेज पे बन सकता है। अच्छा, यहाँ पे ही देखिए, ये प्रोनाउन वर्ड है, ठीक है। अब ये हम इसे नाउन क्लॉज कैसे कह देंगे, तभी कह सकते हैं जब whomever he wants to be on the stage। अच्छा, ये whomever मतलब कोई भी, तो जो कोई भी है, कोई भी एक्टर वो बनना चाहे या किसी भी पर्सन की एक्टिंग वो करना चाहता है, किसी भी पर्सन के लाइफ को के रोल को प्ले कर रहा है वो, तो जो पर्सन है वो उस पर्सन का कोई ना कोई तो नाम रहा होगा या है, ठीक है। तो ये whomever वाले पार्ट को अगर हम रिप्लेस करना चाहेंगे किसी नाउन वर्ड से, तो क्या हम रिप्लेस कर सकते हैं? रिप्लेस तो कर ही सकते हैं, क्योंकि सॉरी ये स्टेज वाला जो वर्ड है ये नहीं आएगा इसमें, ये वाला नहीं आएगा, ये आएगा। तो ये जो भी whomever he wants, जो कोई भी वो चाहता है, जिस किसी के लिए भी वो चाहता है, तो क्या इसके जगह पे हम कोई नाउन वर्ड ला सकते हैं? बिल्कुल ला सकते हैं। मान लो कि हम यहाँ पे दिलीप कुमार लिख देते हैं, दिलीप कुमार, ठीक है। लेकिन अब तब यहाँ से एनीवन को हटाना पड़ेगा, क्योंकि हम एनीवन तब ले आते हैं जब हमें नहीं पता होता है, ये एनीवन अनिश्चित पर्सन के लिए यूज़ करते हैं, हमें नहीं पता होता है कि डेफिनेटली किस पर्सन की बात की जा रही है। बट वेन वी नो द नेम, द डेफिनिट नेम ऑफ अ पर्सन, जैसे दिलीप कुमार, ये तो डेफिनिट नेम हो गया, हमें पता है कि वी आर टॉकिंग अबाउट हिम, तो यहाँ से एनीवन को हटा देंगे। तो देखो, यहाँ इसको रिप्लेस कर सकते हैं किसी एक नेम के द्वारा, तो ये भी आपका है नाउन क्लॉज, ये नाउन क्लॉज है, ठीक है। आई होप कि ये जो भी एक्सप्लेनेशन था वो आपको समझ में आया होगा अच्छे तरीके से, और आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, एक्सरसाइजेस को देखिए, बनाइए। और जो भी स्टूडेंट्स, जो भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो क्लास 9th या फिर 10th में हैं, तो उन्हें इसे और अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये आपके सिलेबस का भी पार्ट है, और आप इसे जितना अच्छा कर सकते हैं एग्ज़ाम में, आप उतना ही अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। एग्ज़ाम्स में आपसे डिफिनीशंस ना के बराबर पूछा जाता है, जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो आपके प्रैक्टिकल अप्रोच पे होते हैं, तो प्रैक्टिकल अप्रोच तभी होगी जब आपकी प्रैक्टिस होगी। ओके, थैंक यू फॉर टुडे, कीप ऑन वॉचिंग माई वीडियोज़, and thank you for watching it, sharing it to your friends, and please keep on sharing it to your friends. And if you are new to my channel, please subscribe it. Thank you very much. Have a good day.